सवाल ही जवाब है। खंड 2 किस तरह हाँ तक पहुँचे। 4 कुंजियों की तकनीक। जब आप अपने बिजनेस बारे में क्या आपके संभावित ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। वे आपसे आशा करते हैं कि आप सौदा पक्का करने के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयास करें। वे इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि आप उन्हें अपना सामान बेचने का प्रयास करेंगे और इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि वे रक्षात्मक मुद्रा में होंगे, भले ही आप उन्हें कितनी ही अच्छी तरह से क्यों न जानते हो। आपके सामने यह समस्या आती है। संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएंगे, इसलिए नहीं कि आपने जो कहा है वह तर्कसंगत नहीं है, बल्कि इसलिए कि ऐसा आप कहते हैं। अगर आप कुछ कहें तो वह आपका विचार है, उनका नहीं। इसलिए संभावित ग्राहक ऐसा महसूस करते हैं कि आपत्तियां उठाना जायज़ है। दूसरी ओर आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो यह उनका विचार है, आपका नहीं। यही विचार को स्वीकार्य बनाता है और वे उसके बारे में आपत्तियां उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जो तकनीक आप खोजने वाले हैं वह आपको इस योग्य बना देगी कि आपके संभावित ग्राहक आपको यह स्वयं बताएंगे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको केवल उनकी बातें सुननी है। जब आप किसी संभावित ग्राहक से कहते हैं आप एक ऐसी जीवन शैली अपना सकेंगे जो आपको हर मनचाही चीज़ देगी, तो उसका जवाब हो सकता है, पर मैं तो अपनी वर्तमान जीवन शैली से ही खुश हूँ। हो सकता है कि यह आपत्ति बिल्कुल भी सही ना हो सकता है उसने यह आपत्ति केवल इसलिए उठाई हो क्योंकि आपने ऐसा कहा था। लेकिन अगर आपका संभावित ग्राहक ठीक यही बात आपसे कहता है तो वह सही होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका संभावित ग्राहक कहता है मैं चाहता हूं कि मेरी जीवन शैली में सुधार हो और मुझे जीवन की सारी अच्छी चीज़ें मिले, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी क्योंकि उसी ने ऐसा कहा था। यह उसका विचार था, आपका नहीं। जब आप 4 कुंजियों की तकनीक का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्राहक आपको बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं, जबकि आप केवल उनकी बात सुनेंगे। लोग आपत्ति क्यों करते हैं? एक बार मैंने एक नेटवर्क कार्यकर्ता से पूछा कि हाल की प्रस्तुति में एक संभावित ग्राहक के साथ मुलाकात का क्या परिणाम निकला। उसका जवाब था खास अच्छा नहीं, वह अधिक रुचि नहीं ले रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसका मतलब क्या था और उसने वही बात दोहरा दी। मैं ठीक ठाक तो नहीं था, पर उसने जरा भी रुचि नहीं ली। संभावित ग्राहक कभी नीरस नहीं होते, केवल प्रस्तुतियां नीरस होती हैं। उसका असली मतलब यह था कि वह नेटवर्क कार्यकर्ता रुचि नहीं ले रहा था, वह स्वयं भी नीरस था और उसकी प्रस्तुति भी। जब आप रुचि लेते हैं तो आपके संभावित ग्राहक भी आपकी बातों में और आप में रुचि लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने की 4 कुंजियाँ। बर्फ पिघलाएं, सही बटन खोजें, सही बटन दबाएं, सौदा पक्का करें। इन 4 कुंजियों की सहायता से आप बहुत ही कम समय में ठंडी शुरुआत से गर्म हाँ तक पहुंच सकते हैं। नंबर 1, बर्फ पिघलाएं। इस शुरुआती कुंजी का उद्देश्य है संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बनाना। यहाँ पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इस कुंजी का लक्ष्य विशुद्ध रूप से अपनी योजना को बेचना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि वह आपकी योजना को भी पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या उसे आप पर विश्वास नहीं है तो उसे योजना दिखाने से ज़्यादा लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि आप इस स्थिति में कब तक रहें, जब तक कि आप अपना विश्वास न जमा लें और अपने व्यक्तित्व को बेच ना लें। जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। यही तो आप चाहते हैं। कुछ संभावित ग्राहकों के साथ इस स्थिति में आपको केवल 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि कई लोगों के साथ इसमें आपको 3 से 40 मिनट तक लग सकते हैं। नंबर 2, सही बटन खोजें। इस स्थिति में क्या होगा यह आपको पूरी तरह से तय करना होगा। हो सकता है आपके संभावित ग्राहक भावनात्मक रूप से खिन्न
हो सकता है वे रोमांचित या दुखी या चिंतित हो जाए या उससे भी बढ़कर नाराज भी हो जाए, परंतु यह ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा बल्कि आप पर होगा। प्रस्तुति के इस भाग में आत्मसंतुष्टि के लिए जरा भी जगह नहीं है। जब लोग अपने लक्ष्य या महत्वाकांक्षा के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तो वे अपने कार्य करने की शैली के बारे में भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। आपके नेटवर्क में आपको ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित हो सकेंगे। इस स्थिति में आप यह जान सकेंगे कि प्राथमिक प्रेरणा घटक, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर या पीएमएफ खोजा जाए। पीएमएफ की ही वह कारण है जिसके कारण वे आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। हर व्यक्ति दो में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। इस कुंजी के द्वारा आप यह जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह सामने लाया जाए और यह जानने के बाद किस तरह से अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको बताते हैं कि वे क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और किन कष्टों से बचना चाहते हैं। चारों कुंजियों में से यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है क्योंकि यहाँ पर आपके संभावित ग्राहक अपनी आशाएं, सपने और डर को शब्दों में व्यक्त करते हैं। लोग क्यों खरीदते हैं? हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग में संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक निम्नलिखित हैं। अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज़्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। जब आप इस रुचि का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी प्राथमिक कारण है जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। कई और सहायक कारण भी हो सकते हैं पर कोई एक अन्य कारणों से अधिक प्रबल अवश्य होगा। यही आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक है। चूँकि प्राथमिक प्रेरणा घटक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसलिए यह समझ लेना अनिवार्य है। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक वही नहीं होता जो कि आपका है। उदाहरण के तौर पर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो सकती है पर इसका यह अर्थ नहीं होता कि यह आइसक्रीम हर एक को पसंद होगी। कई लोग स्ट्रॉबेरी या कैरमल को ज़्यादा पसंद करते होंगे पर अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं तो आपके लिए इसके बारे में बातें न होगा बल्कि आप इसे दूसरे लोगों के साथ बांटना भी चाहेंगे और आपके लिए यह समझना बहुत कठिन होगा कि इसे हर व्यक्ति पसंद क्यों नहीं करता। अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं पर इसी कारण से यह हर पसंद नहीं हो सकती। कई लोगों को तो इससे एलर्जी भी होती है। नीचे लिखी हुई कहानियाँ असली ज़िंदगी की कहानियाँ हैं जो आपको प्राथमिक प्रेरणा घटक की शक्ति से अवगत कराएंगी। रॉन क्यों शामिल नहीं हुआ? अल्बर्ट एक वितरक था। वह नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आया था क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी। वह अपना मालिक खुद था और अपनी खुद की आमदनी तय करना चाहता था। वह अपनी इच्छा अनुसार ऑफिस आने जाने की स्वतंत्रता चाहता था, अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहता था, हॉलीडे होम बनाना चाहता था इत्यादि। आर्थिक स्वतंत्रता उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक था क्योंकि इसी के द्वारा उसे बाकी सारी चीज़ें मिल सकती थी। अपने लक्ष्यों के प्रति उसका पूर्ण भावनात्मक जुड़ाव था और वह उनके बारे में उत्साह से लगातार बातें कर सकता था। फंड जुटाने के स्थानीय कार्यक्रम के दौरान वह रॉन नामक संभावित ग्राहक से मिला और उसने उसे अपना बिजनेस देखने के लिए आमंत्रित किया। एल्बर्ट ने रॉन को पूरे उत्साह से अपनी योजना समझाई। रॉन काफ़ी प्रभावित भी हुआ। उसने कहा कि वह शामिल होना चाहेगा। वास्तव में एल्बर्ट ने रॉन को फिर कभी नहीं देखा और वो पसोपेश में था कि आखिरकार
उसने गलती कहाँ हुई थी? रॉन क्यों शामिल नहीं हुआ? समस्या यह थी कि दरअसल रॉन का प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था ही नहीं। उसमें अमीर बनने, बड़े घर में रहने और बढ़िया कार का मालिक बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह अपनी माँ से मिले और अपने छोटे से घर में ही खुश था। उसे सड़क के ट्रैफिक में फंसने के बजाय ट्रेन पकड़ना और उसमें अखबार पढ़ना ज़्यादा पसंद था। रॉन ने महसूस किया कि आर्थिक स्वतंत्रता ठीक थी, पर इससे उसे ज़्यादा पक्का करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पा रही थी। रॉन की असली प्रेरणा यह थी कि उसे नए लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे, नई कलाएं सीखने को मिलेंगी और वह समाज के लिए अपना योगदान दे सकेगा। इसी कारण तो वह फंड इकट्ठा करने की योजना में शामिल हुआ था, पर उसे इन मुद्दों के बारे में बताने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि अल्बर्ट आर्थिक स्वतंत्रता को उसके गले के नीचे उतारना चाहता था। निश्चित रूप से रॉन पर एल्बर्ट की उत्साही प्रस्तुति का प्रभाव हुआ था, परंतु अगले दिन जब सूरज निकला तो उसकी प्रतिक्रिया ठंडी हो गई। कुछ ही दिनों में रॉन एल्बर्ट की उत्साहपूर्ण प्रस्तुति के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। एल्बर्ट यह नहीं जान सका था कि दूसरों की सहायता करना रॉन का प्राथमिक प्रेरणा घटक है। जेन का गलत फैसला। जेन की उम्र 34 वर्ष थी और वह अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। वह 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में थी। डेविड से उसकी पहचान एक डिनर पार्टी में हुई। डेविड ने उसकी नेटवर्क गतिविधियों में रुचि ली और इसके बारे में अधिक जानकारी चाही। जेन का खुद का प्राथमिक प्रेरणा घटक था अपने लिए ज़्यादा खाली समय जुटाना, ताकि वह अपने दोनों बच्चों को ठीक से पाल सके और शिक्षित कर सके, पर वह जानती थी कि यह हर एक की पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। डेविड की उम्र 50 और 60 के बीच थी। उसका स्वयं का कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग का काम था, इसलिए जेन ने अनुमान लगाया कि उसकी प्राथमिकताओं की सूची में रिटायरमेंट का स्थान पहले नंबर पर होगा। जब वह बिजनेस के बारे में बता रही थी तो उसकी चर्चा में केंद्र में यह बात मौजूद थी कि इससे लोगों को आरामदेह रिटायरमेंट के पूरे लाभ मिल सकेंगे। पर वह हैरान रह गई जब डेविड ने उसे बताया कि वह कभी रिटायरमेंट नहीं होना चाहता, वह रिटायरमेंट को शीघ्र मृत्यु मानता था। जेन ने यह गलत अनुमान लगा लिया था कि रिटायरमेंट डेविड का प्राथमिक प्रेरणा घटक है। इसका परिणाम यह निकला कि डेविड उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं हो पाया। अनुमान न लगाएं, यह हम दोनों में से एक को मूर्ख बना सकता है। जब आप सामने वाले व्यक्ति के प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में अनुमान लगाते हैं तो आपके गलत होने की काफ़ी संभावना होती है। अगर आपका अनुमान सही भी हो तो भी वह आपका विचार नज़र आएगा, न कि आपके संभावित ग्राहक का, और इस तरह इसका प्रभाव और प्रेरणादायी शक्ति उतने नहीं होंगे जितने कि अपेक्षित हैं।